जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K टेब स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी DST IAS के द्वारा जो NCERT की पुस्तक जो है 6 क्लास से 12 क्लास की NCERT के जो भी MCQ क्वेश्चन बनाए गए हैं DST IAS के द्वारा, उसको हम लोग MCQ क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, एक एक करके देख रहे हैं। जैसे कि अभी जो है ना 6 क्लास की NCERT की हिस्ट्री सब्जेक्ट चल रही है। हिस्ट्री सब्जेक्ट का अभी तक जो है ना 4th सेशन हो चुकी है अपलोड, और आज 5th सेशन है। हम लोग एक एक करके कवर कर रहे हैं और एक एक बिंदुओं को ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं और देख रहे हैं। और इससे पहले हम लोग जो है ना पिछले पिछले मतलब इसके डिटेल से क्लासेस कर चुके हैं, चैप्टर वाइज वो पूरी डिटेल के साथ। अभी हम लोग MCQ क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये सीरीज आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी, ये लिख के ले लो। और आप सबों को पता होगा NCERT के बारे में और DST IAS के बारे में। इसमें जो ना परिचय देने के लिए मुझे मतलब ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि आप सबों को इसके बारे में पता होगा, है ना। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं आज के सेशन में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे मैंने कल ही बताया था आपको कि आज के लिए जो है ना आपको चैप्टर नंबर 5 को रिवीजन करके आना है। उसमें हम लोग कुछ टेस्ट करेंगे, है ना। तो आज बहुत सारे में से आप में से बहुत सारे लोग ज़रूर प्रैक्टिस करके आए होंगे। आज हम लोग मतलब पढ़ के आए होंगे, तो आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए आज का चैप्टर नेम है चैप्टर नंबर 5। कहा जाता है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, यानी कि इसके माध्यम से हम लोग किताबों के बारे में और कब्रों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं। आज का पहला सवाल कहा जाता है कि वेद संख्या टोटल 4 है। इनमें से सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए इससे आपका 2 क्वेश्चन डायरेक्टली बन गए। कहा जाता है वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, और उनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन है। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आप सभी कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। जैसे पिछले सेशन में कई सारे स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में करते चल रहे थे, मुझे अच्छा लगा। और अच्छा है कि आपको प्रैक्टिस तो हो रहा है कम से कम, गलत ही सही लेकिन जरूर कमेंट करा कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसे हम लोग 3 क्वेश्चन अभी सामने सामने हमको नजर आ रहा है। आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, और इसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सी है, ऋग्वेद। कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, कई बार, और विद्यार्थियों कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वेद सबसे पहले आया था। तो सबसे पहले ऋग्वेद का जो है ना पता चला था, ठीक है। और इसमें देखिए वेदों की संख्या जैसे मैंने बताया 4 है। चारों के नाम क्या क्या सब हैं, एक हो गया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों के चारों वेद के नाम हैं, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है ना। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं क्या बताया गया है। आप सबको को अगर ब्लर दिख रहा है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिखेगा, पूरा क्लियर दिखेगा, ठीक है। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप टेंशन मत लो, ओके। तो एक्सप्रेशन की चर्चा की तो कहा जाता है वेद संख्या में 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई, ओके। इसको भी ध्यान रखना है हमें। और कहा जाता है ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रथाएं हैं, और जिन्हें सूक्त कहा जाता है, यानी कि 1028 सूक्त है, ठीक है। 1000 प्लस रहते हैं, ठीक है। आपको इस तरह से भी देखने को मिल सकता है। आप डायरेक्ट अगर 1028 भी देखने को मिल सकता है, तो ये इसको जो है क्या कहते हैं हम लोग, सूक्त कहते हैं। प्रथाएं को हम लोग सूक्त कहते हैं। और सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से बोला गया चीज़ों को हम लोग सूक्त कहते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ और एक्सप्रेशन भी देख लें तो और एक पॉइंट है। कहा जाता है ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ये कई देवी देवताओं के द्वारा जो है ना स्तुति को रचे गए हैं, और जिनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। इसको भी ध्यान रखना है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि का देवता अग्नि आग का देवता होता था, उस इंद्र जो है युद्ध के देवता होते थे, और सोम जो है वनस्पति के अधिपति होते थे। आपको ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ऋग्वेद में ऐसे कौन कौन से देवी देवताओं की चर्चा की गई है, व्याख्या की गई है। तो इसमें आपको बोलना है अग्नि, इंद्र और सोम, इनमें से कोई भी देखने को मिल सकता है ऑप्शन में, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ओके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहा जाता है कि देखिए, कहा जाता है ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में के संदर्भ में जो हम लोग को कथनों पर विचार करना, जैसे ऑप्शन में कहा जाता है कि ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों के द्वारा की गई थी। आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, देखना है, ठीक है। माइंड इधर मत लेके जाओ, सिर्फ इधर फोकस करो, ओके। कहा जाता है ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। उसके बाद कहता है ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि उन्हें पढ़ा जाता था। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको में से बहुत सारा का दिमाग भटक गया था। फिर से यहाँ लाओ माइंड को,
कहा जाता है ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। उसके बाद ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। उसके बाद ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि उसे पढ़ा जाता था। आपके ऑप्शन ए में है केवल एक, ऑप्शन बी में है एक और दो दोनों, ऑप्शन सी में है केवल 2 और 3, और ऑप्शन डी में 1 2 3 सभी। ध्यानपूर्वक आप सभी सुने होंगे तो इसको पता होगा। जो और मैंने क्लास जो करवाई थी उसको अगर फॉलो किए होंगे तो उसमें अच्छी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन सही हल करेंगे, है ना। तो इसमें देखिए क्या कहा जाता है कि केवल एक में क्या है कि ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। ये जो है ना गलत है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती, ये सही है, ठीक है। उसके बाद कहता है ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि उन्हें पढ़ा जाता, ये भी सही था। यानी कि 2 और 3 सही है। कहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी में है 2 और 3। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 2 और 3, केवल 2 और 3। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है और ऋग्वेद का उच्चारण श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। उसको सॉरी पहले एक्सप्लेनेशन भी देख लें, है ना, ये भी ज़्यादा जरूरी है। कहा जाता है वैदिक प्रथाओं की रचना ऋषियों द्वारा की जाती थी, ना कि पुरुषों के द्वारा। यहाँ पे आपको पुरुष दिख रहा है ना, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में पुरुष दिख रहा है, यहाँ पे ऋषियों के द्वारा होनी चाहिए। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ कथन करवाते थे। उसके बाद अधिकांश सूक्तों की रचना सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, और कुछ प्रथाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, अतः कथन एक गलत है, ठीक है। वहाँ सिर्फ पुरुषों के माध्यम दिया गया था, यहाँ पे ऋषि और महिला भी की थी, है ना। तो अगर उसमें तीनों रहता तो वो सही होता। फिर उसी प्रकार कहा जाता है ऋग्वेद की भाषा प्राय संस्कृत या वैदिक संस्कृति कहलाती थी, ये सही था। और ये संस्कृत वर्तमान में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी भिन्न थी। जो भी वर्तमान समय में हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा भिन्न थी। और ये भी बता दूं आपको, सबसे पुरानी भाषा जो है ना संस्कृत को ही माना जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। और कहा जाता है ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद को हम लोग जो ना, क्या पहले होता था क्या, ऋग्वेद में जो ना सबको अगर जो भी ऋषि थे, अगर विद्यार्थियों को ऋग्वेद पढ़ाना हो तो उसे रटा देते थे, ना कि लिख के उसको रटवाते थे। जैसे आप सभी बोलते हो ना कि सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। पीडीएफ का आपको पीडीएफ जो है ना आपका गैलरी में फुल हो जाएगा, लेकिन कभी नहीं पढ़ पाओगे। आप नहीं पढ़े होंगे, आपको भी पता होगा। आप सोचो जरूर, पर सोचो कि पीडीएफ तो आपका गैलरी में भरा पड़ा है, क्या अभी कभी ओपन तक किए हो? नहीं किए हो। तो यही बातें हैं। पहले होता था क्या, विद्यार्थियों को रटा दिया जाता था, तो पढ़ाने की उसको आवश्यकता नहीं होती थी, ठीक है। तो यही होता है। उसके बाद कहता है रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया और इसे छापने का काम लगभग 200 वर्ष पूर्व की गई, है ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पहले एडजस्ट कर दूं ताकि आप सबों को अच्छा से दिख पाए, ठीक है। कहा जाता है ऋग्वेद में सबसे निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम है? सबसे कम है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक आप सभी सुनना। क्या कहा जाता है? सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना और व्यास। कहा जाता है निम्नलिखित सही कोट बताइए। देखिए ऑप्शन में दिखा दे रहा हूँ। कहा जाता है केवल 1 और 2, 1 और 2 में क्या है, गंगा, सरस्वती और सिंधु। उसके बाद केवल 1 2 5, 1 2 5, 1 5, ये केवल 2 और 3 और 4, और 1 2 3 4 5। देखिए सबसे कम पूछे जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा जो है ना आपका यहाँ सिंधु की हो गई थी। सिंधु की सबसे ज़्यादा हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। सिंधु नदी की चर्चा जो है सबसे ज़्यादा हुई थी। उसके बाद हम लोग को सरस्वती भी कई बार हमको देखने को मिला है, और व्यास भी कई बार देखने को मिला है। गंगा और यमुना जो है, गंगा और यमुना जो है हमें केवल एक एक बार हमें देखने को मिली है, केवल एक एक बार हमें देखने को मिली है। तो इस तरह से हम लोग को 3 और 4 जहाँ है वही आंसर हो जाएगी, केवल 3 और 4। इसमें सबसे कम पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक सुनना है। कहा जाता है सबसे कम जो है आपका गंगा और यमुना की चर्चा की गई है। क्लियर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गंगा और यमुना। बाकी सारे के सारे के सारे जो है ना कई बार रिपीट किए गए हैं। और सबसे ज़्यादा किया गया है सिंधु नदी की चर्चा की गई है किसमें, ऋग्वेद में। क्लियर? यहाँ तक की बातें हो गई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और इसकी सहायक नदियां व्यास, सतलज व अन्य का वर्णन कई बार हुआ है, परंतु गंगा और यमुना का सिर्फ एक बार हुआ है। गंगा और यमुना का सिर्फ एक बार हुआ है, जैसे मैंने बताया। और ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित सिंधु नदी है। सबसे ज़्यादा जो है ना सिंधु है, और सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। इसको भी हमें ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, मिलान चिन्ह करने के लिए कहा जाता है, ध्यानपूर्वक आप सभी सुनना। संस्कृत को जो है ना, संस्कृत कहाँ बोली जाती थी, परिवार भाषा में। ये जो है ना संस्कृत आपका भारोपीय, संस्कृत आपका भारोपीय यानी कि भारत यूरोपीय भाषा में के परिवार में इसका बोला जाता था। और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा जो है यह तिब्बत वर्मा भाषा बोली होती थी, ठीक है। और इसके बाद मलयालम जो थी यह द्रविड़ भाषा का परिवार था। उसके बाद मध्य भारत की भाषा का जो ना ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार था। तो इस तरह से हम लोग जब इसका डिटेल से पढ़ रहे थे, इसको भी हम लोग एक एक करके जाने थे। देखिए मैं फिर से कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक का जो है ना, एक का हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा हो जाएगा आपका तिब्बती वर्मा भाषा परिवार 3। उसके बाद मलयालम का हो जाएगा 2, ये ठीक है, द्रविड़ भाषा का परिवार। उसके बाद का मध्य भाषा भारत की भाषा का हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार 1, यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1। इसका हम लोग देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है, 4 3 2 1, यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। कहा जाता है इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, ये सही है। और लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, सही बात है, ये भी सही है। उसके बाद कहा जाता है कि युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, नहीं ये तो गलत है। उसके बाद कहता है इस काल के युद्धों के लिए कई अस्थायी सेना नहीं होती थी, कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, ये भी सही है। मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है ना ये गलत है, युद्धों में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बटा जाता था, ये गलत है। देखिए एक्सप्लेनेशन की चर्चा करें तो कहा जाता है कि ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों को प्राप्ति के लिए अनेक प्रथाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लिया जाता था और इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। और लड़ाइयाँ वैसी ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी और अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाए, फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन कुछ भाग जो है ना सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सों जो पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांटा दिया जाता था और कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। अतः सी गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि पहले वहाँ क्या हुआ था, सिर्फ यहाँ जो ना सरदार और पुरोहित रख लेते थे, ऐसा नहीं है, वहाँ के लोगों को भी बांटा जाता था और कुछ जो है यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त किया जाता था। इस तरह से इसका सही जवाब जो है ना यही होगा, ठीक है। तो ये देख लिए हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत 2 समूहों पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा जाता है पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करते थे और राजमहलों में रहते थे और शासन के लिए वह वसूल करते थे, है ना। इसका सही जवाब आप ऑप्शन देखिए, केवल एक, ऑप्शन नंबर भी केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो एक और ना तो दोनों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, केवल एक सही है इसका। पुरोहित जिन्हें कभी कभी जो ब्राह्मण कहा जाता था उन्हें तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, ठीक है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा 1। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा से शब्द यानी कि नाम ऋग्वेद में मिलता या मिलते हैं। जन पूर्व जन का विष या विष, या भारत जन या विष, यदु जन या विष, केवल एक, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1 2 3 तीनों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में इसके बारे में मैंने डिटेल से भी बताया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये तीनों की तीनों इसमें चर्चा की गई थी, यानी कि 1 2 3 इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। पूर्वजन या 20 या भाजन या 20 या ये दुजन या 20, ये सभी के सभी आंसर सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका, सभी के सभी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे। आर्य लोग जो अपने विरोधी जो था यानी कि अपने दुश्मनों को इस नाम से जानते थे। अभी तो हम लोग शत्रु के नाम से भी जानते हैं, विरोधी के नाम से भी जानते हैं, आर्य के नाम से भी जानते थे, लेकिन आर्य के लोग क्या बोलते थे उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ऐसे शत्रु ना मार के आ जाना, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन लाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दस्यु, ठीक है। आर्य लोग क्या कहते थे, अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे। दस्यु किसको कहते थे, आर्य लोग अपने विरोधियों को कहते थे, क्या है, दस्यु है इसका सही जवाब, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। कहा जाता है आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे, ठीक है। और कहा जाता है बाद के समय में दास यानी स्त्री या दासी का शब्द मतलब गुलाम हो गया और उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था और जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह करना पड़ता था, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है
जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि इसमें आपको जो है ना महापाषाणिक कब्रें के बारे में आपको बताना है। इसमें क्या है महापाषाणिक कब्रें के बारे में, ठीक है। इसको देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन है, ऑप्शन में है महापाषाणिक कब्रें के बारे में, ध्यानपूर्वक सुनो। कहा जाता है यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। यह केवल जो है ना दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी, और कुछ महापाषाणिक जमीन के भीतर होते हैं, कुछ जमीन के ऊपर भी दिख जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही कथन बताना है। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, और ना तो एक दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। केवल दो सही है महापाषाणिक कब्रों के बारे में। कहा जाता है ये महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं और कुछ जमीन ऊपर में भी दिख जाते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लें हम लोग, क्या कहता है इसमें। कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग ही महापाषाणिक, यानी कि महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर कहलाया। और ये शिलाखंड जो है दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए जाते थे। उसी प्रकार महापाषाणिक कब्रें की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी, अतः ये गलत है। उसमें सिर्फ दक्कन और दक्षिणी भारत के बारे में दिया गया था, है ना। यहाँ पे हम लोग को उत्तर पूर्वी भारत में भी देखने को मिलता है, कश्मीर में भी देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। उसी प्रकार कहता है कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर भी दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण के जमीन के भीतर भी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही था। इस तरह के महापाषाणिक कब्रों को ताबूत यानी कि सबादान निशिष्ट कहा जाता है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा से जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से चिन्ह जो है जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रें को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए गोलाकार सजाए हुए पत्थर, और अकेला खड़ा हुआ पत्थर, और पत्थरों के बड़े चबूतरे। आपके ऑप्शन इस तरह से हैं, गोलाकार सजाए हुए पत्थर, अकेला खड़ा हुआ पत्थर, और पत्थरों के बड़े हुए कब्रें, ठीक है। थोड़ा आप नीचे कर दूं ताकि आप सभी देख पाओ, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन ए में है केवल एक और दो, दो और तीन, और एक दो तीन तीनों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें जी देखिए महापाषाणिक कब्रों में जो है ना ये गोलाकार सजाए हुए पत्थर होते थे और अकेला खड़ा हुआ पत्थर हुआ करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2 होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हें निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। और काले लाल मिट्टी के बर्तन, मैंने पहले भी बताया था ऋग्वेद में जो ना काले लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में वही है, तो इसका सही जवाब ए हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं हम लोग क्या है, हरे नीले मिट्टी के बर्तन, सुनहरे मिट्टी के बर्तन, भूरे चित्रित मिट्टी के बर्तन, नहीं यही है केवल ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें अब। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जाता है, देखिए आप सभी, कहा जाता है महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, इसको ध्यानपूर्वक सुनना है। महापाषाणिक कब्रों के बारे में कहा जा रहा है, महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती है। और उसी प्रकार कुछ महापाषाणिक कब्रों में से एक परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं, ये भी सही है। और कब्रों पर गोलाकार चट्टानों या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे, ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने में दोबारा आ सके। उसके कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था, जिसे डेड हॉल के नाम से जाना जाता था। नहीं, ये तो गलत है ना। कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था, जिसे डेड हॉल के नाम से जाना जाता था। ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। डी क्यों गलत है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो कहा जाता है कि ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शक पाए गए हैं, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए, जो उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। और कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग दफनाया गया है, और बाद में मरने वाले लोगों को परिवार के सदस्य की पहले से बनी कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। और कब्रों को पहचानने के लिए उस गोलाकार पर या खड़े पत्थर के चिन्ह बनाए जाते थे। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता यानी बड़ा सुराख होता था, जिसे पोर्ट होल कहा जाता था, ना कि डेथ हॉल, ठीक है। पोर्ट होल कहा जाता था, ना कि डेथ हॉल, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है इनाम गांव। इनाम गांव के बारे में हम लोग चर्चा किए हुए हैं। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था, इसको भी ध्यान रखना है कि सबसे आरंभिक गांव का था इनाम गांव। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? इनाम गांव किस नदी के किनारे थे? घोर नदी के। घोर नदी कहाँ है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, घोर नदी के किनारे इनाम गांव बसा हुआ था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस लास्ट क्वेश्चन अच्छे से देखिए आप सभी। कहा जाता है चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता जो नहीं है चिकित्सा से संबंधित है। चिकित्सा कहाँ? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में सही है। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। चिकित्सा से संबंधित कौन है? चरक संहिता। तो ये रहा टोटल 14 क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट को देखिए। नेक्स्ट में आपका चैप्टर नंबर 6 कल के लिए यही रहेगा, तो आप सभी इसको रिवीजन कर लीजिएगा ताकि इसमें आपका प्रैक्टिस हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग यूनिट 5 को देखें और ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और उम्मीद करता हूँ ये सेशन भी आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायतापूर्ण और साबित हुई होगी। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या इतनी सी सपोर्ट नहीं कर सकते हो आप सभी? प्लीज़ थोड़ी बहुत आप सभी भी सपोर्ट कीजिए, है ना, इतना तो कर ही सकते हो। और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। वीडियो पसंद आते है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।